देखिए, बात ये सादा सी बात है कि 8 फरवरी को इंतखाब होगा और ये बात सबको अब समझ लेनी चाहिए। मैं हैरान रहता हूँ उन लोगों की बातों पे, वो कहते हैं कुछ दिन के लिए इजाफा कर दो। भाई, अगर 8 फरवरी को हम 8 मार्च तक ले जाएं तो इन 30 दिनों में कौन सी ऐसी सहूलत उनके लिए पैदा हो जाएगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक ख़ास ग्रोह है जो कि इंतखाब के रास्ते में तमाम रुकावटें पैदा कर रहा है और मानता नहीं है इस बात को कि वो रुकावटें पैदा कर रहा है। वो इस इंतखाबी अमल के बारे में इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना चाहता है कि लोगों को इलेक्शन के नताइज पर भरोसा ही न रहे। ये है सारी खेल जो खेली जा रही है इस मुल्क में। मौलाना फजल रहमान को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखता हूँ इससे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को हकीकत में दहशत गर्दी का सामना करना पड़ रहा है। उनके उस इलाके में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और अभी कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे हुआ। ये जो हमारे बारबर होते हैं हजाम, उन हजामों की 5 हजामों को कत्ल करके उनकी लाशों को खेतों में फेंक दिया गया और कहा गया कि इस इलाके में किसी को जो बाल कटवाने की इजाज़त नहीं है। तो वाकई वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है कि जो तशवीशनाक है। लेकिन मैं नहीं समझता बाकी मुल्क में कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हम इंतखाबात के मुलतवी करने की बात सोचें भी। पर ये बात करने का मकसद क्या है? ये बात करने का मकसद है कि लोगों के जहनों में उलझन पैदा की जाए और उनको समझाने की कोशिश की जाए कि वो इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रहें। ये इंतखाब बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि जो गैर मुल्की अदारे हैं जिन्होंने हमें फंडिंग करनी है, वो ये कहते हैं कि आप पहले अपने मुल्क में इंतखाबात करवाएं और वहाँ पे एक सियासी ढांचा लेके आएँ। जब सियासी ढांचा वहाँ पे आ जाएगा तो तब हम आपकी ये इमदाद है, ये जो ग्रांट है, ये जो कर्ज़ है, हम तब देंगे। अब उनकी एक शर्त है, अब बड़ी मैं समझता हूँ इस हद तक जेन्युइन है कि कोई भी आदमी सरमायाकारी उसी इलाके में करेगा जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे ख़राबी ना हो। तो 8 को इलेक्शन होने दें, मार्च में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद मामलात आगे चलेंगे। अब जो लोग इस इलेक्शन के प्रोसेस में आपने बोला खास ग्रुप है जो कि इस तरह की जो र्यूमर्स है वो फैला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो कहीं ना कहीं वक्त पे ना हो। क्या ये वही खास ग्रुप है जो कि पहले चाह रहा था कि जो इंतखाबात वक्त पर हो जाएं और अब उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात थोड़े से डिले हो जाएं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है और डिले से उनको फ़ायदा हो सकता है और वो किसी की सियासी बका कायम कर सकते हैं? निशानदेही नहीं, मदिया आपने बिल्कुल सही बात की है। ये वही दोस्त हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही है। पहले तो उन्होंने एक शोर मचाया कि हर आदमी से कागज़ छीन लिए गए और जब हमने हतमी तौर पे देखा और आज 3 को जब शुरू करेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे पटिशन्स लेके अपने कागजात के हवाले से, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि कितने लोगों से कागजात छीने गए और कितने लोगों के कागजात इस बिना पे मुस्तरद हुए कि उनके कागजात कानूनी तौर पे दुरुस्त तौर पे भरे नहीं गए थे। उसमें कोई ना कोई गलती थी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बिना पे उनको कहा गया कि आप जाएं, हम आपके कागजात को तस्लीम नहीं करते। तो उस वक़्त लोगों को समझ आ जाएगी कि हुआ क्या। एक तरफ ये है, एक तरफ वो लोग हैं जिनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। जब आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आप ना तो पेश होते हैं खुद, ना आप आ सकते हैं। आपकी जायदादों को जब्त करने का फ़ैसला कर लिया गया कि आपकी जायदादें ज़ब्त कर ली जाए। अब ऐसे लोग कानूनी तौर पे इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। एक वो हैं। अब जब ये हकीकत सामने आएगी तो ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि हज़ारों लोगों को इंतखाबात से महरूम कर दिया जा रहा है, वो भी एक्सपोज हो जाएगा। असल में ये लोग डर इस बात से रहे बिल्कुल सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है ना उनकी तरफ से जो है जमा कराए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन मदिया वो इस बात को नहीं मानते। जी जी इस तरह से आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, अच्छा सवाल मेरा ये था, अभी हम स्पेसिफिकली अच्छा थोड़े से डिलेस की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इफ्तिखार साहब, ये जो हम मुख्तलिफ जमातें के अब देखें
1 महीना हार्डली रह गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी का जो इंतखाबी मंशूर है वो खुल के सामने नहीं आया। वो तुमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जब बरसी थी उसके मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्टी का कुछ जो 10 नुकाती मंशूर जो वो सामने रख दिया, लेकिन उसके अलावा हमने किसी भी पार्टी का मंशूर नहीं देखा जो सामने आया हो। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और वो 10 निकात जो है वो मंशूर तो नहीं है, वो तो ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं। मतलब उनकी तशरीह करनी पड़ेगी ना, हर बुलेट पॉइंट्स की तशरीह करनी पड़ेगी। गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये 15 तारीख को बाकायदा तौर पे अपने मंशूर का ऐलान करने वाली है। बाकी पार्टियां जो हैं कब मंशूर का ऐलान करती हैं वो हम देखेंगे। और ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया कि मंशूर के बग़ैर लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है कि वो वोट किसको दें और क्यों दें। एक तो जज्बाती वाबस्तगी होती है सियासी जमातों के साथ, और कुछ लोग होते हैं जो फेंस के ऊपर बैठे होते हैं और वो ये तय करते हैं कि कौन बेहतर प्रोग्राम उनकी बेहतरी के लिए देता है, तो तब जाके अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है बहुत देर कर रहे हैं सियासी पार्टियाँ, वक्त बहुत कम है और उनको बहुत पहले अपने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टीज भी कंफ्यूज थी कि शायद पता नहीं इलेक्शन टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे। आप ये भी कह सकते हो, और अगर ऐसा है तो ये अफसोसनाक बात है। अगर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को इस बात पे यकीन नहीं था कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, तो ये अफसोसनाक रवैया उनका, और मैं समझता हूँ ये गैर सियासी अप्रोच है। क्योंकि जब तक आप अपना मंशूर नहीं देते तो ये मौका ही नहीं मिलता कि मैं आप में और दूसरे में फ़र्क क्या महसूस करूँ। मैं देखूँ कि ए जो है वो रोज़गार के ज़राए के लिए मेरे आगे क्या तरीक़ाकार पेश करता है और बी क्या पेश करता है, फिर ही मैं फ़ैसला कर पाऊँगा ना कि कौन बेहतर मेरे लिए प्रोपोजिशन लेके आ रहा है मेरी बेहतरी के लिए, तब मैं अपने वोट का हक इस्तेमाल करूँगा। मुझे अफसोस है कि ये जो सियासी जमातों का रवैया है ये मुनासिब नहीं है। इनको मंशूर बहुत पहले दे देना चाहिए था ताकि मुल्क में डिबेट होती, टेलीविज़न पे डिबेट होती, लोग अपने घरों में बैठ के बहस करते और सोचते कि किसको वोट देना है और क्यों वोट देना है। तो ये ऑप्शन उन्होंने हमसे छीन लिया है और गलती की है ना, हबड़ दबड़ वाली सिचुएशन। और आपने बिल्कुल सही बात की, मतलब डिबेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप उनसे पूछें कि अच्छा भाई आपकी मुआशी पॉलिसी क्या है, क्योंकि मुआशी पॉलिसी का मजबूत होना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई उनकी मुआशी जो पॉलिसीज़ हैं वो कितनी मजबूत हैं और वो कितनी लॉन्ग टर्म होंगी मुल्क के लिए। तो लेकिन वो अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। कल मैं ज़रा हमने सुप्रीम कोर्ट में कल 3 अहम मामलात के हवाले से भी जो केस थे उनकी समाअत भी हुई है, जिसमें से 62F के हवाले से मैं बात करूं तो उसमें चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स हैं जो सामने आए हैं। वो ये कि जी सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने बोलने के लिए तसव्वुर ही नहीं कर सकता, और उसी पे हम देखते हैं कि जी अगर किसी के साथ ये सादिक और अमीन लग जाए तो फिर वो बाद में उसको किस तरीके से पीटते भी हैं, वो उनका एक मार्केटिंग टूल भी बन जाता है समहाउ वेरी अनफॉर्चुनेटली। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की जो टर्म्स हैं, वैसे वो पहले भी हम बात करते थे, आज की बात नहीं है, कि ये किसी भी शख्स के लिए इस्तेमाल होने चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ, बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कि ये जो 2 लफ्ज़ हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उन्हीं बिल्कुल आका के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। किसी आम शख्स के लिए ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये आखिरकार हुआ क्या, 62 और 63 में जो आइन के आर्टिकल्स हैं इनमें जो ये तरमीम है ये ज़ियाउल हक के दौर में हुई। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, अगर आप उसको सामने रख के देखें तो उसमें 62 63 का जो क्लासेस हैं उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी। ये तो उस वक्त शामिल की गई जब एक आमिर इस मुल्क में आया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे एक ख़ास किस्म का निज़ाम लाना चाहता हूँ। उस निज़ाम के लिए ये चीज़ें शामिल की गई, और इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें हमारे में से कोई आम आदमी भी उन शराइत पे पूरा नहीं उतर सकता जिनका तज़किरा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन में किया गया। क्वालिफ़िकेशन के अंदर ऐसी सी चीज़ें जिसपे मैं समझता हूँ कि हम जो पूरा मुल्क में अगर उसके ऊपर लोगों को ईमानदारी से कहा जाए कि हल्फन वो बताएं कि उनमें कितने लोग हैं कि जो उस पूरी शर्त पे उतरते हैं, तो मेरा ख्याल है हार्डली 1 या 2% लोग भी नहीं होंगे। तो वो जानबूझ के वो क्लासेस डाले गए आइन के अंदर, और अब ये मसला बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है। देखते हैं कि फ़ैसला क्या किया जाता है। और एक सियासी पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हुई साफ नज़र आ रही है। और ये बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कि जो उनकी जो तमाम कार्रवाई है वो आवाम देख सकते हैं,
और अवाम जब कार्रवाई देखते हैं बिल्कुल। तो और कल स्पेसिफिकली अगर मैं मिसिंग पर्संस के हवाले से बात करूं तो वो तो पता चल जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज वो भी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही हैं। और ये देख के भी बड़ा दुख हो रहा था कि आज से जब 3-4 साल पहले जब जर्नलिस्ट के साथ और वैसे जो मिसिंग पर्संस की बात की जाती थी तो वही लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े शिकायत कर रहे हैं उन्होंने उन तमाम तर चीज़ों को वो कहते हैं ना कि ब्रश ऑन द कार्पेट वो तमाम तर चीज़ें वो की नहीं है। तो वो दोगला एटीट्यूड भी नजर नहीं आ रहा कि ये तो बड़ा मुनाफिकाना बिहेवियर है कि अपनी दफा आपने बात नहीं की, ना करने दी और अब आपको सारी तकलीफें अब हो रही वो भी अपने लोगों को लेके। बढ़िया, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने नोट की है। एक तो उन्होंने ये मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कि हमें पूरी तफसील फराहम की जाए कि कितने लोगों को आप मिसिंग के तौर पे उनका केस लेके आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इतने पुराने के मुकदमात की भी बात कर रहे हैं जिसमें हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, 2। नंबर 3 ये बात है कि उन्होंने कहा कि जब आपकी हुकूमत थी तो आपकी हुकूमत ने इस मामले में क्या किया। उन्होंने एक अजीब बात कह दी, उन्होंने एक ऐसे बिल का हवाला दिया, नहीं एक ऐसे बिल का हवाला दिया जिसको वकील साहब को पता ही नहीं था वो बिल किसने पेश किया, वो शेरी मज़ारी ने पेश किया या शेख रशीद ने पेश किया। और ये कमाल की बात थी कि वकील साहब ये कह रहे थे कि वो उनको मिला नहीं और हमें देखने को ये मौका मिला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे बैठे उसका प्रिंट आउट जो है वो जज साहबान ने हासिल कर लिया और बताया कि ये है वो कानून जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के सामने जाके ये वैसे अफसोसनाक है। ठीक है, मिसिंग पर्सन हैं, उनके लिए कानून साजी होनी चाहिए, अगर कानून साजी हुई है तो उस पर अमल होना चाहिए, बात दुरुस्त है। लेकिन अगर आप 40-40 साल पुराने मुकदमात को ला के पॉलिटिकल स्कोरिंग करना चाहेंगे, पॉइंट स्कोर करना चाहेंगे, ये मुनासिब नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, मैं बस आपसे आगे जानना चाहूँगी कि आगे आप देख रहे हैं, वो कहते हैं ना कि आप सियासी पेश गोई करते हैं अपनी, कि एक कोई पार्टी आपको लग रहा है कि वो आके हुकूमत बनाएगी या इफ्तिखार साहब आपको लग रहा है कि कुछ पार्टीज मिलकर उनको हुकूमत बनानी पड़ेगी? देखिए, अगर कुछ पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो मैं उसको बेहतर समझूंगा, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लोगों की हो जाएगी, उनके स्टेक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे पूरे सिस्टम के अंदर, और फिर सिस्टम पे जो हमला होना है और वो हमला ये जारी रहेगा। अफसोस की बात है कि इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, लोग रियासत को तबाह करने के लिए अपने काम कर रहे हैं। ये कुछ सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही, अब लोग रियासत की बुनियाद के ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू कर रहे हैं। आपके जो वाक़यात हो रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं जिनको सियासी रंग तो दिया जा रहा है लेकिन वो सियासी वाक़यात नहीं है। वो मकसद ये है कि आप अगर रियासत को कमज़ोर करना चाहें तो ये तो फिर मुनासिब नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मखलूत को कमज़ोर बनती है, दो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, अगर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं और मुश्तरका गवर्नमेंट बनाती हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि वो इस रियासत को बचाने के लिए सारे मुतहद होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा पार्टियां शामिल होकर गवर्नमेंट बनाएं तो बुरी बात नहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिंगल पार्टी का, ये हमने देख लिया है, ये एक अच्छा तो लगता है, लेकिन इन हालात में जब हम बहुत बुरे इक़्तिसादी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, सियासी तौर पर एक ख़ास किस्म का यहाँ पे रुझान पैदा हो रहा है, इन मामलों को निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तभी हो सकती है कि बड़ी पार्टियों, कम से कम बड़ी पार्टियों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो कि उन्होंने अगले 5 साल मुल्की मामलात को कैसे चलाना है। और जब कुछ पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाती है तो मेरे ख्याल से फिर एक दूसरे पर ना एक प्रेशर भी रहता है, और जो कि होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सीनियर तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब, अहम मामलात के वाले से हमने बात की।